हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? सर, ग्लाइकोकैलिक्स और झालर का काम सेम होता है, एक कार्य समान है, चिपकने में हेल्प करते हैं। बाकी ग्लाइकोकैलिक्स के और भी कार्य होते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था। कहीं ना कहीं संक्रमण में भी हेल्प करती है कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। और कहीं ना कहीं बचाने में भी सहायता करती है कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। वो झालर नहीं करता है, लेकिन जो झालर कार्य कर रहा था ठोस चीज से चिपकने में, वो ग्लाइकोकैलिक्स भी करती है। डन? ओके जी, ठीक है, जो आपका प्रश्न था। चलिए जी, गुड इवनिंग आप सभी को। आ गए हैं, आई होप आप सारे के सारे बच्चे। सर, प्रीवियस ईयर बुक लेने की जरूरत है? नहीं बेटा, कोई लेने की जरूरत नहीं है। सर, सीलिया क्या होती है? पक्षमाभ होती है बेटा। जो होमवर्क के क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहे हैं वो आगे आने वाले लेक्चर से संबंधित होंगे बेटा। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसीलिए मैं क्लास में क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराता हूं। सर, नीट एस्पिरेंट्स को दिन में कितना सोना चाहिए? 1 साल है, इस 1 साल में थोड़ा कम सो लो। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने देर सोएं। हाँ सर, मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी बता रहा हूं उसको आगे। चले सर, क्लास का टाइम क्या होने वाला है वो भी अभी बता देता हूं। मंडे से आपकी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो क्या होएगा वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं, हम यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पढ़ रहे थे सर? प्लाज्मा झिल्ली पढ़ रहे थे या कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे, ये हम बात कर रहे थे, ठीक है। कल हम लोगों ने इस प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, आज हम एनसीईआरटी भी रीड आउट करेंगे। हमने बात करी थी कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है, जिसमें लिपिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जिसमें मेन कौन था? फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जाम्पल कौन है? लेसिथिन है। लिपिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा होती है और एक तेल होता है, जिसमें एक तरल होता है, एक ठोस होता है रूम टेम्परेचर पर। फिर हमने बोला लिपिड की संरचना जो होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ये रूम टेम्परेचर पर तरल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं। हमने बोला ग्लिसरॉल को हम किससे जोड़ेंगे? वसीय अम्ल से। अगर एक वसा अम्ल ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड। 2 जुड़ जाते हैं डाइग्लिसराइड, 3 जुड़ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड। हमने बोला ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड 3 प्रकार के हमारे लिपिड्स हो जाते हैं। हमने बोला जो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन था उसमें संतृप्त वसा अम्ल थी, असंतृप्त थी। असंतृप्त के कारण तरलता आती है। बाकी जो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन था उसमें फॉस्फेट भी था और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड था जिसका नाम था कॉलिन। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें लिपिड की 2 स्तर क्यों है? 2 स्तर इसलिए ताकि वो ये जो टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, जो कैसी होती है? अध्रुवीय होती है, उसको जल से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जल से दूर रहती है, जबकि ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल के पास रहता है, जल स्नेही होता है। फिर हम लोगों ने बात करी कि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध तरल प्रकृति की होती है, जिसमें तरल भाग ज्यादा होता है और ठोस भाग भी होता है, जो उसको स्थायित्व या स्टेबिलिटी या हम बोलेंगे दृढ़ता भी देता है। तरलता किसके कारण होती है? असंतृप्त वसा अम्ल। और स्थायीपन या ठोसपन किसके कारण होता है? संतृप्त वसा अम्ल के कारण होता है। ये हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है, यहां तक की बात। फिर हमने बोला था 3 प्रकार के लिपिड्स हैं, जिसमें ये दोनों लिपिड जो होते हैं इनमें होती है क्या? संतृप्त वसाम्ल, संतृप्त अम्ल। इसमें होती है असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त की मात्रा ज्यादा, इस वजह से तरलीय प्रकृति ज्यादा थी। यहां तक की बात हमने बोली थी। लिपिड बाइलेयर ही क्यों मिलती है ये मैंने आपको बता दिया था। अगर हम कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करते तो आरबीसी ही क्यों करते? क्योंकि परिपक्व आरबीसी में कोई और कोशिकांग नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली का हमें अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट, 1972 में सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, तरल क्रीमीर मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन लिपिड की द्विपरत से बनी होती है। कोशिका झिल्ली को अर्ध तरलता कौन प्रदान कर रही है? लिपिड प्रदान कर रही है। अर्ध तरल लिपिड की द्विपरत होती है, जिसमें प्रोटीन जो होते हैं अनियमित रूप से क्या करते हैं? तैरते हैं या गति करते हैं। अनियमित को ही इंग्लिश में मोज़ेक बोला जाता है। प्रोटीन की गति किस पर निर्भर कर रही है? तरलता पर। लिपिड की तरलता पर निर्भर करती है। अगर लिपिड जो
कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तरल होएगा तो प्रोटीन अच्छे से गति करेंगे, लिपिड अगर कम तरल होएगा तो प्रोटीन की गति जो होगी वो कम होएगी। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। यहां तक की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर। यहां तक सर प्रोलीन कौन बनाता है? बेटा प्रोलीन मैंने आपको बताया था एक अमीनो एसिड होता है जो ग्लाइकोजन में पाया जाता है। सर असंतृप्त वसा अम्ल कौन होती है? बेटा असंतृप्त वसा अम्ल जो होती है उसका मीनिंग आपको समझना था। क्या मीनिंग था? जिसमें डबल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है सर, पार्श्विक गति क्या होती है वो अभी आएगा, अभी बताऊंगा बेटा। हाँ जी, ये जैव अणु से सत्येंद्र बाबू ये जो लाइन जो आपने लिखी है ये जैव अणु चैप्टर से संबंधित है, वहां पर ही आएगी। सर ग्लाइकोलिपिड कहां होते हैं? अभी आ रहा है। बस ये सारे के सारे जितने भी आपके जो अदर देन जो भी पढ़ाए उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। डन, स्टार्ट करें। सर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है अभी बताऊंगा, इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है अभी बताऊंगा, ये सब आज पढ़ने वाले हम। सर सेल मेम्ब्रेन में 90% क्या होता है? वाटर होता है दोस्त। सर एस्टर बॉन्ड क्या होते हैं? जो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के बीच में बन रहा था। बस करें, अभी पढ़ाई कर ले। हाँ जी चले रविंद्र सिंह। चलो सर कितने टाइम में आरबीसी बनती है? स्पेसिफिक टाइम तो मेरे को भी नहीं पता है कितने टाइम में बनती है। हाँ उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मोजेक मॉडल जो सिंगर निकोलसन ने दिया था, जिसके हम लोग यहां पर 5 बिंदु पढ़ चुके थे। ठीक है, ये टोटल 4 बिंदु हम पढ़ चुके थे। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड की 2 स्तर होती है, अर्ध तरल होती है लिपिड, और इस अर्ध तरल के अंदर प्रोटीन जो होते हैं गति करते हैं। ये गति जो होती है तरलता पर निर्भर करती है। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली। चलें आगे। 5वां बिंदु जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कैसे क्वेश्चन नीट में बनेगा। फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात अगर हम करें या उससे उस कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो पहले क्या खोजा गया था कोशिका झिल्ली में? कोशिका झिल्ली में पहले क्या खोजा गया था? कोशिका झिल्ली में पहले खोजा गया था क्या? लिपिड। याद रखना पहले किस चीज की खोज हुई थी कि लिपिड मिलती है किसमें? कोशिका झिल्ली में। याद रखना, भूल मत जाना। पहले क्या खोजा गया था कोशिका झिल्ली में? लिपिड। बाद में कोशिका झिल्ली में क्या खोजा गया था? बाद में कोशिका झिल्ली में खोजा गया था, क्या बोला मैंने? बाद में कोशिका झिल्ली में खोजा गया था। बाद में कोशिका झिल्ली में खोजा गया था। बाद में कोशिका झिल्ली में खोजा गया था। क्या खोजा गया था? याद रखना, भूल मत जाना। ये नीट में प्रश्न बन सकता है। क्या? आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। हम ये छोटे छोटे बिंदु भूल जाते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। क्या? कि कोशिका झिल्ली में पहले क्या खोजा गया था? कोशिका झिल्ली में पहले किसकी खोज की गई थी? तो याद रखना, पहले पता लगाया था किसके बारे में? कि लिपिड से बनी होती है। बाद में पता लगाया गया कि अरे कोशिका झिल्ली में तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है। सर क्या ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं यहां पर जस्ट दिखा देता हूं नमूने के तौर पर कि हमारी एनसीईआरटी में क्या ये चीज लिखी हुई है। देख, पढ़, यहां पर आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी प्लीज। बाद में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से, यानी जब हमने रसायनों का अध्ययन किया तो हमें बाद में पता लगा, यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कोशिका झिल्ली में, या मैं आपको दिखाई देता हूं, हालांकि मैं क्वेश्चन लेकर आया था और मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका झिल्ली में कौन सा रासायनिक संगठक बाद में पाया गया था। ये तो अभी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं।
इन छोटी छोटी चीजों को स्टार बना लिया करें। एनसीईआरटी की इन लाइनों से प्रश्न आते हैं कि बाद में कोशिका झिल्ली में कौन से रासायनिक संगठक यानी कौन से रसायन बाद में पाए गए थे, तो आपका सीधा आंसर होगा सर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे एनसीईआरटी से प्रश्न बन सकते हैं, ये छोटी छोटी लाइनों से प्रश्न बन सकते हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताई, यहां पर लिख दी है ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो अपने नोट्स में ये बिंदु जरूर लिखा करें, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको स्टार बना लिया करें। ठीक है दोस्त, चलें आगे। ये 5 बिंदु हो गए हैं, छठे बिंदु पर आते हैं, ध्यान से सुनना। यहां तक की बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं छठे बिंदु की तरफ। यार मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जा रहा है, लिपिड पाया जा रहा है। हां सर। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जा रहा है, लिपिड पाया जा रहा है। हां सर। और लिपिड क्या प्रदान कर रहा था सर, तरलता या अर्ध तरलता। अब इसका फायदा क्या है, इस चीज का फायदा क्यों है, क्यों ये लिपिड अर्ध तरल प्रकृति दर्शा रहा है, क्या इसका कोई फायदा है, क्या इस चीज का कोई फायदा है कि लिपिड जो है वो तरलता प्रदान कर रहा है। आखिर इस तरलता की या इस अर्ध तरलता का महत्व क्या है, अर्ध तरलता का महत्व क्या है। प्लीज बच्चों थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठाइए और प्लीज डिस्टर्ब मत करिए पढ़ाते हुए, ट्यूनिंग बैठाइए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है कि सर प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था क्लास में बेटा। प्लास्टिड जिनको हम हिंदी में लवक बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं, पेड़ को रंग देने से संबंधित होते हैं, भोजन को स्टोर करने से संबंधित होते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ोगी गुड़िया तुम लवक यानी प्लास्टिड, इसी चैप्टर में पढ़ोगी। सर मीजोसोम किस चीज का स्त्रावण करती है, रसायन का करती है क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में मीजोसोम के कार्य में केवल श्वसन और स्त्रावण लिखा हुआ है। मेरे भाई सबीर, मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि मीजोसोम किसका स्त्रावण करेंगे, एंजाइमों का स्त्रावण करेंगे जो पाचन से संबंधित होंगे। ये चीज मैं बता चुका हूं, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेक्चर्स में। कार्तिक यादव कह रहे सर मेरा नाम ले लीजिए। चलो फोकस करेंगे यहां पर, जितने भी बच्चे हैं पूरा पढ़ाई पर फोकस करिएगा, कोशिश करिएगा कि टीचर के पेशेंस लेवल को ना जज करें। ठीक है चलें। क्या सर आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन होती है, हां बेटा आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन होती है, कल बताया था। हां जी, हम यहां पर बात कर रहे थे कि भैया ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में लिपिड जो है वो अर्ध तरलता प्रदान कर रहे हैं। सर इस अर्ध तरलता का कोई महत्व है, या मैं बोलूंगा ये जो तरलता जो मिल रही है, लिक्विडिटी जो मिल रही है, ये मतलब ये जो तरलता फ्लूइडिटी जो मिल रही है, इसका कोई फायदा भी है क्या कोशिका को। मैंने कहा आइए क्या क्या फायदा हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर ये कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका झिल्ली में अगर तरलता ना होते हुए, मैं कह रहा हूं आपसे अगर तरलता नहीं होती, ये कोशिका झिल्ली है, मान ले ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका झिल्ली में अगर तरलता नहीं होती, अगर ठोसपन होता, अगर ये कोशिका झिल्ली ठोस होती, तो आप मुझे बताइए क्या ये कोशिका, जस्ट इमेजिन, क्या ये कोशिका वृद्धि कर पाती। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचिए अगर ये कोशिका झिल्ली में तरलता ना होती, केवल ये ठोस होती, तो क्या ये फैल पाती, क्या ये वृद्धि कर पाती। सोचो। एक कह रहा सर ह्यूमन बॉडी में सेल कहां होता है। अरे मेरी मां, कौन है ये, अलीना खातून। सर ह्यूमन बॉडी में सेल कहां होता है। अलीना खातून हमको ये बताइए, तुम्हारे यहां पर कछु है, इसमें कुछ है बेटा आपके यहां पर, इसके ऊपर यहां पर कछु होता है, इस खोपड़ी के अंदर है, आपके अंदर है तो बताओ। बेटा पूरी बॉडी में सेल होता है। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा ये एक सेल है, इस सेल में अगर कोशिका झिल्ली में तरलता नहीं होती, अगर ये ठोस होती, तो क्या ये कोशिका वृद्धि कर पाती। नहीं सर, ये वृद्धि नहीं कर पाती, ये फैल नहीं पाती मेरे भाई,
क्या ये फैल सकती थी? सोच, अगर ये ठोस होती, ये सॉलिड होती झिल्ली, तो क्या ये कोशिका फैल पाती? नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि कोशिका जो है जब वो वृद्धि करती है तो उसका आकार बढ़ता है। हां सर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस अर्ध तरलता का महत्व जो है, क्या वो कोशिका वृद्धि में है या नहीं है? सोचो, क्या कोशिका की वृद्धि में महत्व है या नहीं है या नहीं है? बताइए जल्दी से, हां या ना। पढ़ने वाले बालक प्लीज जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर चैटिंग से फुर्सत मिल गई हो, है ना, आलतू फालतू चीजें पूछने से अगर फुर्सत मिल गई हो, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये तरल ना होती, ठोस होती, तो ये वृद्धि नहीं कर पाती कोशिका। इसलिए ये तरल है, ठोस नहीं है, तरल है, और तरल है तो ये क्या कर सकती है? कोशिका वृद्धि कर सकती है। डन, सिंपल। चलिए सर, दूसरा महत्व क्या है? मैंने कहा इधर देखो, जरा ध्यान से देखो। आपने प्राणी कोशिका नाम सुना है सभी ने? प्राणी कोशिका, प्राणी कोशिका जिसको हम एनिमल सेल बोलते हैं, ठीक है? ये एक प्राणी कोशिका है, ठीक है? इस प्राणी कोशिका के अंदर, सर क्लास नहीं चल रही है, ये ओमकार को क्लास से बाहर नहीं, बैच से बाहर निकाल देना। मैं कह रहा हूं यहां पर फोकस कर, कह रहा मेरा नाम ले लो। बावले हो जाते हो क्या? बिल्कुल ही। मैंने बोला ये प्राणी कोशिका है, ये एनिमल सेल है, और इस एनिमल सेल के अंदर क्या मिल रहा है? सर केंद्रक मिल रहा है, ठीक है? हमने क्या करा, सबसे पहले क्या होता है, कोशिका जब विभाजन करती है, याद रखना, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है तो ध्यान से सुनिएगा, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है तो क्या होता है? सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजन करता है। क्या बोला हमने? इस कोशिका को अगर विभाजन करना है तो सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है दो भागों में। इस प्रक्रिया को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। याद रखना, अगले चैप्टर में आएगा कैरियोकाइनेसिस। मैं सच्ची बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, या तो पढ़ लो, नहीं तो मैं एक एक का नाम नोट करके ना 5-5 दिन के लिए बैच बंद कर दूंगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे। लिटरली, मोहम्मद कैफ, समझ में नहीं आ रही है? एक बात प्यार से आपको समझाया जाता, प्यार से समझ में नहीं आती है बात यार। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस मींस केंद्रक विभाजन। अब इसके बाद क्या होगा? सर ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य को बांटना पड़ेगा, यानी हमें इस कोशिका को दो भागों में बांटना पड़ेगा। यानी हमें ये करना है, एक कोशिका ये बनानी है, एक कोशिका ये बनानी है। यानी हमें किसको बांटना है? सर हमें कोशिका द्रव्य जो था, इस कोशिका द्रव्य को बांटना है, ये करना है हमें। अब सर ये कैसे करें? तो याद रखना, एनिमल सेल के अंदर यानी प्राणी कोशिका के अंदर यही कोशिका झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है, कौन? ये कोशिका झिल्ली, ये कौन है? कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है। किधर की तरफ? अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये लो जी, मोड़ देते हैं, ये ले। अब कौन मोड़ रहा है, किस तरीके से मुड़ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है अंदर फोल्ड करने के लिए, वो आएगा अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना था कि ये कोशिका झिल्ली अंदर मुड़ गई, मुड़ती जा रही है, 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 और फाइनली कंडीशन कैसी हो जाएगी? सर ये कंडीशन हो जाएगी। फाइनली कंडीशन क्या हो जाएगी? सर ये कंडीशन हो जाएगी, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और दो कोशिका यहां पर बन जाएंगी। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, हिंदी में बोलते कोशिका द्रव्य विभाजन।
तो अब आप मुझे बताइए, ये कोशिका द्रव्य विभाजन या ये कोशिका विभाजन में किसने मदद करी? सोचो, अगर ये कोशिका झिल्ली ठोस होती, सोचो अगर ये कोशिका झिल्ली, अगर मान लो अगर ये ठोस होती, सॉलिड होती, क्या ये अंदर की तरफ मुड़ पाती? नहीं सर, ये तरलता थी ना इसमें, इसलिए अंदर मुड़ गई ना। इलास्टिसिटी थी इसमें, प्रत्यास्था थी इसमें, इसलिए अंदर मुड़ गई ना। हां सर, तो क्या इस तरलता का दूसरा महत्व नहीं हो सकता कि ये कोशिका विभाजन में हेल्प कर रही है? किसमें हेल्प कर रही है? सर कोशिका विभाजन में हेल्प कर रही है। डन, क्लियर है? तो कोशिका वृद्धि में हेल्प कर रही है, कोशिका विभाजन में हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। चलिए सर, ये तो 2 महत्व हो गए हैं, अभी 3 महत्व और बाकी हैं, टोटल 5 महत्व है। आइए जरा तीसरा महत्व देख लेते हैं। देखिए, ये एक कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के पास अगर कोई भोज्य पदार्थ आता है या कोई भी पदार्थ आता है, मान लो कोई भोजनीय पदार्थ आया, क्या बोला मैंने? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का मतलब फूड मटेरियल, ठीक है? तो आपके हिसाब से इस कोशिका को, इस भोजनीय पदार्थ को अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। सोचो सर, ऐसा प्लांट सेल में होता है? नहीं बेटा, प्लांट सेल में अलग विधि होती है, कोशिका खांच विधि होती है और कोशिका प्लेट विधि होती है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी प्लीज प्लीज जहां पर है उस पर फोकस करो। यही तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर स्टिक नहीं होते, अलग अलग आलतू चीजों को सोचते हैं। उस पर फोकस कर जो मैं पढ़ा रहा हूं। सारी चीजें कवर होंगी लेकिन टाइम के साथ होंगी, समझो इस चीज को। ये भोज्य पदार्थ है, इस भोज्य पदार्थ को अंदर लेना है। हां सर, अब इमेजिन अगर ये कोशिका झिल्ली ठोस होती, अगर ये कोशिका झिल्ली ठोस होती तो क्या ये इसको अंदर ले पाती? नहीं सर। तरल है, तरल प्रकृति की है, तो इसने क्या किया? ध्यान से देखना, ये तरल प्रकृति की है तो इसने क्या किया? कोशिका झिल्ली ने, इस कोशिका झिल्ली ने अपने अंदर इस तरीके से एक फोल्ड बनाया। ये सारा का सारा भोज्य पदार्थ कहां आ गया सर? यहां पर आ गया। आ गया? हाँ जी, आ गया, अंदर हो गया। अब ये इस तरीके से और बढ़ती जा रही है और अंदर आ गया, अंदर आ गया और फाइनली ये कोशिका झिल्ली यहां से ऐसे अलग हो गई है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये कोशिका झिल्ली अगर ठोस होती तो क्या इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड बनाकर फूड मटेरियल को अंदर ले पाती? नहीं सर। ये कब ले पा रही है? इस फूड मटेरियल को अंदर कब ले पा रही है? जब ये तरल प्रकृति की है। तो क्या मैं इस प्रक्रिया को मैं अंतःग्रहण बोल सकता हूं? ध्यान से सुनना, मैं आपको एनसीईआरटी की मिस्टेक भी बताता हूं, अभी रुक जाइएगा। इस प्रक्रिया को अंतःग्रहण बोल सकते हैं। अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस। हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःग्रहण, या एक और वर्ड दिया जाता है अंतर कोशिक ग्रहण। क्या बोला जाता है? अंतर कोशिक ग्रहण बोला जाता है, या अंतःग्रहण बोला जाता है, या एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या ये एंडोसाइटोसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? जरा सोच। क्या ये झिल्ली की तरल प्रकृति थी या ठोस प्रकृति होनी चाहिए थी? सर, तरलता होनी चाहिए थी, तभी अंदर की तरफ मुड़ती और फूड को अंदर ले लेती। समझ में आया? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब मैं तेरे को मिस्टेक दिखाता हूं। हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक नहीं है, अधूरी चीज है, और वो अधूरी चीज है क्या? ये वर्ड अंतःकोशिक। बस अंतःकोशिक लिख दिया। क्या लिख दिया? अंतःकोशिक लिख दिया। और क्या लिखना चाहिए था? अंतःकोशिक। मैंने यहां पर अंतरकोशिक लिख दिया, अंतःकोशिक ग्रहण लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? अंतःकोशिक। अंतर लिख दिया था यहां पर। क्या आएगा? अंतःकोशिक ग्रहण।
इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अंतःकोशिक ग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःकोशिक ग्रहण। और अगर ना याद रहे तो अंतः ग्रहण, और इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इंग्लिश की एनसीईआरटी में एंडोसाइटोसिस। डन। चाहे अंतः ग्रहण बोल दो, चाहे अंतःकोशिक ग्रहण बोल दो, चाहे एक और वर्ड बनता है यहां पर। अब उस वर्ड में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको अभी के अभी बता देता हूं जो पूरे कोर्स में हेल्पफुल रहेगा। यहां पर देख लीजिएगा। क्या? देखिए बेटा, याद रख लेना इस चीज को अभी, क्योंकि कई जगह ये वर्ड आएंगे और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखिए, ये दो कोशिकाएं हैं। इन दोनों कोशिकाओं के बाहर जो खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? अंतर कोशिकीय अवकाश। ठीक है। और कोशिका के अंदर जो खाली जगह होती है जिसमें तरल भरा होता है, इसको हम बोलते हैं अंतः कोशिकीय अवकाश। अब अगर इस अवकाश में तरल होएगा तो हम क्या बोलेंगे? अंतः कोशिकीय तरल। और इस अवकाश में अगर तरल होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर कोशिकीय तरल। याद रखना। समझ रहे हैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? कोशिका के बाहर जो खाली जगह है, उस खाली जगह को यह नाम दिया जाता है हिंदी में। कोशिका के अंदर जो खाली जगह है उसको यह नाम दिया जाता है। अब अगर इस खाली जगह में कोई तरल होएगा तो उस तरल को मैं क्या बोलूंगा? सर, अंतः कोशिकीय तरल। और अगर बाहर इस खाली जगह में तरल होएगा तो उस तरल को मैं क्या नाम दूंगा? सर, वो तरल क्या कहलाएगा? सर, उसको हम बोलेंगे अंतः कोशिकीय अंतर कोशिकीय तरल बोलेंगे। क्या इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहां तक की बात में? चलें आगे। अब इधर देखना कंफ्यूजन कहां पर होता है। इसी अंतः कोशिकीय अवकाश को या अंतः कोशिकीय तरल को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इंग्लिश में भी बता रहा हूं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हिंदी में एक और नाम देख लेना जो बड़ा कंफ्यूज कर देता है। इसको हम अंतरा वर्ड भी यूज में लेते हैं। या तो अंतः या अंतरा कोशिकीय अवकाश बोल दीजिए, और तरल मिलेगा तो तरल बोल दीजिएगा। ठीक है, याद रखना। और इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं? बाह्य कोशिकीय अवकाश। डन। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, और सिंपल तरीके से दोस्त, और सिंपल तरीके से, भैया ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो चीज जो होएगी उसके लिए वर्ड यूज में आएगा या तो अंतः या अंतरा। और अगर बाहर मिल रहा है तो बाहर के लिए वर्ड क्या यूज में आएगा? अंतर या बाह्य। अब ये बताइए सर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर या एक्सटर्नल। इसको क्या बोलेंगे? अंतः को बोलते हैं इंटरनल, और इसको हम बोलेंगे इंट्रा। बोलिए, आज के बाद भूलेंगे तो नहीं? अब जरा सोच, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिमाग लगा। अंतः कोशिकीय अवकाश, अंतरा कोशिकीय अवकाश, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिख दूं? सर, इंग्लिश में भी लिख दीजिए। ले मेरे भाई, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। अंतः को क्या बोला था सर? अंतः को बोला इंटरनल सेल्यूलर स्पेस। और इसको क्या बोलेंगे सर? इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। डन। क्लियर है मीनिंग? यानी सेल के अंदर जो मिलेगा उसके लिए ये वर्ड यूज में आएंगे। याद रखना, ये कई बच्चों को कंफ्यूज करते हैं पूरे साल भर। सर यहां पर क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? यहां पर लिख दूं, ऊपर लिख दूं, यहां पर एक्सटर्नल सेल्यूलर स्पेस।
या इंटर सेल्यूलर स्पेस। समझ में आया? तो आज के बाद भूल मत जाना, यहां पर अगर कोई चीज मिलेगी सेल के बाहर तो उसमें वर्ड आएगा या तो हिंदी में अंतर या बाह्य, अंतर को इंटर या बाह्य को एक्सटर्नल। सेल के अंदर मिलेगा उसके लिए हम वर्ड क्या यूज में लेंगे? अंतः यानी इंटरनल, अंतरा यानी इंट्रा, यानी कुल मिलाकर अंदर। जो चीज अंदर मिलेगी उसके लिए ये वर्ड, और जो चीज बाहर मिलेगी उसके लिए ये वर्ड यूज में आएंगे। डन? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? चले आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो जरा दिमाग लगाइए। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर ग्रहण किया जा रहा है। अंतः मीन्स अंदर। अभी अभी तेरे को बताया, अंत है या अंतरा का मतलब क्या होता है? अंदर, यानी सेल के अंदर किसी चीज को ग्रहण किया जा रहा है। अंत है, अंत है, वापिस से वर्ड आ रहा है अंत है, अंत है कोशिक ग्रहण, यानी ग्रहण किया जा रहा है कहां? कोशिका के अंदर। डन? क्लियर है? समझ में आ गई यहां तक की बात? चले आगे पक्का। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपसे बोला गया कि भैया ये जो भोज्य पदार्थ जो अंदर आ रहा था, ये भोज्य पदार्थ तो सर दो तरीके का हो सकता है। मैंने कहा क्या क्या? मैंने कहा ये भोज्य पदार्थ या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। आप मुझे बताइए, आपके शरीर में दो प्रकार के पदार्थ जाते हैं? हां सर। या तो हम रोटी खा रहे हैं या कोई सब्जी खा रहे हैं या हम कोई जूस पी रहे हैं, दो ही चीजें ग्रहण की जा रही है शरीर में, या तो सॉलिड या लिक्विड। सिमिलरली सेल के अंदर भी जो भोज्य पदार्थ जाएगा या तो सॉलिड जाएगा या लिक्विड जाएगा। अगर सॉलिड जाता है यानी एंडोसाइटोसिस अंतः ग्रहण किसका होता है? अगर सॉलिड यानी ठोस भोज्य पदार्थ का अंतः ग्रहण होता है तो ऐसे अंतः ग्रहण को याद रखना क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस। तो एक बालक बार बार पूछ रहा था, सर फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी। क्या कि अगर सॉलिड चीज अंदर जाएगी तो ऐसा अंतःग्रहण क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और अगर कोई लिक्विड चीज अंदर जाएगी, कोई तरल अंदर जाएगा, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। हालांकि ये बाद में आता, लेकिन अभी आ गया है। चलो अभी के अभी समझ लो क्या कि फैगोसाइटोसिस का मतलब सिंपल कि कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ जा रहा है। कौन सा जा रहा है? सर सॉलिड जा रहा है, कोई ठोस भोजनीय पदार्थ अंदर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। कोई तरल भोजनीय या तरल पदार्थ अंदर जा रहा है, पिनोसाइटोसिस। यानी एंडोसाइटोसिस अंतःग्रहण कितने प्रकार का हो गया? सर दो प्रकार का हो गया। अब बालक कह रहे सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। डन? चले आगे बढ़े। चलिए सर यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सोच, क्या मैं यहां पर तीसरा महत्व लिख सकता हूं दोस्त कि तरल जो प्रकृति थी उसका तीसरा महत्व क्या हो गया? क्या यह है अंतःग्रहण में, यह अंतः कोशिक ग्रहण में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही? अगर तरलता नहीं होती, ठोसपन होता तो कैसे अंदर आता? नहीं आ सकता था ना। चलिए सर यहां तक की बात। चौथा महत्व और क्या हो सकता है? मैंने कहा इधर देख, सोच यहां पर जो भोज्य पदार्थ आया है उस भोजनीय पदार्थ को हम यूज में लेते हैं। आप जो खाना खाते हो आपके शरीर में जाता है, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। हां सर। कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। उस अपशिष्ट पदार्थों को आप अपने शरीर में रखते हैं कि निकाल देते हैं? सर निकाल देते हैं। तो जरा सोच, ये भोजनीय पदार्थ आ गया? हां सर आ गया। अब इस भोजनीय पदार्थ को यूज में लेंगे? हां सर लेंगे। सर ठोस और तरल दोनों जाए तो? ठोस और तरल दोनों जा रहे तो उसको हमने एंडोसाइटोसिस बोल दिया। ठीक है। हां जी। तो ये यहां पर भोजनीय पदार्थ आ गया? हां सर। अब भोजनीय पदार्थ अगर आ गया, भोजनीय पदार्थ अगर आ गया तो उस भोजनीय पदार्थ को तोड़ ताड़ कर उसमें से एनर्जी निकालकर वेस्ट मटेरियल बनेगा? हां सर। अब मान लो जो वेस्ट मटेरियल बना है यहां पर,
ये वेस्ट मटेरियल बना। अब इस वेस्ट मटेरियल को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। हां सर, अब ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ये संरचना किसके पास आई सर? ये संरचना ये आएगा जब हम लैन काय पढ़ेंगे ना, क्या लाइसोसोम पढ़ेंगे, तब वहां पर आएगी ये सारी चीजें। लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी होती है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। ये सब कुछ लैन का जब पढ़ेंगे वहां पर आता, लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी थी इसलिए यहां पर बता रहा हूं। अब जरा सोच, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए ये जो संरचना जिसके अंदर भोज्य पदार्थ आया, भोज्य पदार्थ आने के बाद हमने उसका पाचन कर दिया, पाचन करने के बाद में जो यूजफुल मटेरियल था वो यूज में ले लिया, जो वेस्टफुल मटेरियल है उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए ये संरचना किसके पास आई है सर? कोशिका झिल्ली के पास आकर फट जाएगी। हां सर, और फटने के बाद क्या ये बाहर निकल जाएगा? हां सर। तो जरा सोच, इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा? अंतःग्रहण बोलूंगा या स्त्रावण बोलूंगा या निष्कासन बोलूंगा या सिक्रीशन बोलूंगा? सिक्रीशन बोलूंगा ना। इस प्रक्रिया को मैं बाह्य स्त्रावण बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सोच। अब ये बाह्य स्त्रावण कब होगा? अगर ये झिल्ली ठोस होती, सॉलिड होती, क्या ये बाहर निकाल सकती थी? नहीं सर। तो सिक्रीशन करने में, स्त्रावण करने में, बाह्य स्त्रावण करने में अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको एक्सोसाइटोसिस। क्या बोला जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर आना, एक्सो मीन्स बाहर निकल जाना। ये एक्सोसाइटोसिस कराने में भी किसका महत्व था? कोशिका झिल्ली का था या नहीं था? तो मैं यहां पर बाह्य स्त्रावण लिख सकता हूं कि बाह्य स्त्रावण कराने में भी किसका महत्व है सर? इस झिल्ली की अर्ध तरलता का महत्व है। सर बाहर निकालने में कौन सा एंजाइम काम आएगा? जब आएगा तब पढ़ाऊंगा। हां जी, नेक्स्ट 5वें बिंदु पर आना। इधर देखिएगा, देखिए क्या होता है ना, कुछ प्लांट सेल में, कुछ एनिमल सेल में, ये देख 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं को एक दूसरे से कुछ लेना देना है। इसने बोला मैं तेरे से कुछ लूंगी, इसने बोला मैं भी तेरे से कुछ लूंगी। अब कैसे लेंगे? इसने बोला कि मैं काम करती हूं, मैं तेरे अंदर थोड़ा सा अपना भाग अंदर डाल देती हूं और तू जो है थोड़ा सा भाग अपना मेरे अंदर डाल दे। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है? कि भैया ये 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिका ने एक दूसरे से संयोजन करना है। एक दूसरे से क्या करना है? संयोजन करना है। इसको कोई चीज इसको देनी है, इसको कोई चीज इसको देनी है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है दोस्त, बिल्कुल होता है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और एक्सचेंज होता है किसका? मटेरियल्स का। अब जरा सोच, इसको इससे अगर एक्सचेंज करना है मटेरियल्स का, तो दोनों के बीच में संयोजन होएगा, दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाया जाएगा। हां सर। अब वो कनेक्शन कब बैठाया जाएगा? जब दोनों की कोशिका झिल्ली एक दूसरे में इंटरडिजिटेटेड हो जाए। अंग्रेजी में वर्ड है इंटरडिजिटेटेड, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरडिजिटेटेड और हिंदी में बोलेंगे अंतः कोशिकीय संयोजन। यानी संयोजन का मतलब दोनों एक दूसरे से संयोजित हो रही हैं। अब ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इनकी कोशिका झिल्ली थी। और कोशिका झिल्ली अंतः संयोजित कब होएगी? जब वो ठोस होएगी कि तरल होएगी? सर वो कैसी होएगी सर? तरल प्रकृति की होएगी। तो कोशिकाओं के बीच में संयोजन करने के लिए, कोशिकीय संयोजन करने के लिए, कोशिकीय संयोजन करने के लिए, इंटरडिजिटाइजेशन करने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे में घुसने के लिए, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं इस कोशिका झिल्ली में बदलाव आएंगे, एक दूसरे से घुसेंगे एक दूसरे में। हां, और ये कब होएगा? जब कोशिका झिल्ली कैसी होएगी? तरल प्रकृति की होएगी या ठोस? सर तरल प्रकृति की। ये 5 महत्व आपने याद रखने हैं किस चीज के? कि सर कोशिका झिल्ली की लिपिड जो होती है वो क्या प्रदान करती है? अर्ध तरलता या तरलता, उसके महत्व हैं ये। अब जरा देख, यहां पर तेरी एनसीईआरटी में सारे के सारे महत्व दे रखे हैं, लेकिन हम याद नहीं रखते हैं। देखना यहां पर झिल्ली की तरलीय प्रकृति
इसके कार्य जैसे झिल्ली की तरलीय प्रकृति है, हां। अब वो तरलीय प्रकृति किस चीज में हेल्प कर रही है? कोशिका की वृद्धि, तेरे को बताया था। अंतर कोशिकीय संयोजन यानी कोशिकाओं के बीच में संयोजन स्थापित करना। स्त्रावण, तेरे को एक्सोसाइटोसिस बताया। अंतः कोशिक ग्रहण यानी एंडोसाइटोसिस, और कोशिका विभाजन, यानी पांचों चीजें तेरी दे रखी थी यहां पर। ये 5 चीजें हैं जो कोशिका झिल्ली के जो कार्य जो थे उसमें हेल्प कर रही है। कौन? कोशिका झिल्ली की कौन सी प्रकृति? तरलीय प्रकृति। यहां से आएगा क्वेश्चन। डन, क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा ये संयोजन कहां पर हो रहा था, कौन से क्षेत्र में हो रहा था? एक बालक ने पूछा, सर ये संयोजन कहां पर हो रहा है, मेरे को बताओ। ये संयोजन कौन सी जगह पर हो रहा था? इन कोशिकाओं के बीच में हो रहा था कि कोशिकाओं के अंदर हो रहा था? जरा दिमाग लगाओ। ये संयोजन कहां पर हो रहा था? कोशिका के अंदर हो रहा था कि कोशिका के इस जगह पर हो रहा था संयोजन? दिमाग लगाओ, सोचो। सर बुक में स्त्रावण लिखा है। अरे मोरी मैया, मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? बाह्य स्त्रावण। सर बाह्य स्त्रावण नहीं, हमारी बुक में स्त्रावण लिखा। ओहो, भारी मिस्टेक हो गई। स्त्रावण कहां पर हो रहा है? बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? बाहर हो रहा है ना, तो मैंने बाह्य स्त्रावण लिख दिया बेटा। हाँ जी, समझ में आ गया? डन। मैंने आपसे पूछा ये संयोजन कहां पर हो रहा था? ये संयोजन इस जगह पर हो रहा था। हाँ जी, हो रहा था ना, इस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से संयोजन कर रही थी। तो ये संयोजन कैसा होएगा? दिमाग लगा, ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे? आप लोग इस वर्ड पर कंफ्यूज हो गए। अंतर कोशिकीय संयोजन। अंतर का मतलब क्या था? जो वो खाली जगह, जो स्पेस जो था, जो कोशिकाओं के बीच में मिल रहा था, वहीं पर ही तो संयोजन हो रहा है ना। फिर हाँ जी, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई? बोलो मेरे को। अरे मेरे को एक बात बता, कोई चीज अगर ग्रहण की जाएगी तो अंदर ग्रहण की जाएगी? हाँ सर। एक नॉर्मल सी बात मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे को इतनी सी बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, ठीक है? मेरे को खाना खाना है। खाना कहां जा रहा है? मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? खाना अंदर जा रहा है। कोशिका के अंदर भोजन कहां जा रहा था? अंदर जा रहा था। अब अगर अंदर जाएगा तो उसको मैंने क्या वर्ड यूज में लिया था? कोई चीज अंदर जाती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज में लेते हैं? अंतः या अंतरा। और कोशिका के बाहर जो जगह जो होती है उसके लिए वर्ड क्या यूज में लेते हैं? अंतर या बाह्य। अंतर या बाह्य, ये ऑब्लिक का साइन है। ऑब्लिक मतलब दूसरा शब्द। अब आप खुद जरा सोचो, कोशिका के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो उस ग्रहण को मैं क्या बोलूंगा? अंतः कोशिक ग्रहण बोलूंगा। तो यही तो चीज लिखी है मैंने मेरे भाई, अंतः कोशिक ग्रहण। अंतः कोशिक ग्रहण, यही तेरी हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी की एनसीईआरटी में। डन। दूसरा मैंने फिर से कहा कि भैया ये जो संयोजन जो होएगा, यहां पर ये कोशिका आपस में संयोजित हो रही है। कहां पर होएंगी? अंदर संयोजित हो जाएंगी। अंदर की तरफ संयोजन हो रहा है, इसके अंदर की तरफ संयोजन हो रहा है, या इस खाली जगह पर संयोजन हो रहा था, ये खाली जगह पर संयोजन हो रहा है ना। तो ये संयोजन कहां पर स्थापित हो रहा है? सोच, ये दो हाथ की उंगलियां हैं, ये संयोजन कहां पर कर रही है? इस खाली जगह में ही तो आपस में आकर जुड़ रही हैं। तो संयोजन कहां पर हो रहा है? इस खाली जगह में हो रहा है। और इस खाली जगह को हमने क्या वर्ड यूज में लिया था? अंतर यूज में लिया था। यही चीज तेरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अंतर कोशिक संयोजन। क्या लिखा हुआ है? अंतर कोशिक संयोजन, अंतर कोशिकीय संयोजन। डन। काहे का कंफ्यूजन? क्लियर है?
तो ये हमने पढ़ा है क्या, इस कोशिका में जो लिपिड जो होता है, ये हमारा बिंदु चल रहा था, कौन सा, सिंगर और निकोल्सन का मॉडल चल रहा था, जिसमें छठा बिंदु चल रहा था कि अर्ध तरलता का महत्व क्या है। जनाब ये 5 महत्व हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें बिंदु पर। 7वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमने लिपिड पढ़ लिया सर, पूरा लिपिड कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल सा है। कार्बोहाइड्रेट जिनको हम शर्करा भी बोल देते हैं, नॉर्मल भाषा में शर्करा, लेकिन सारी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती। अभी सिर्फ इतना याद रखना, कार्बोहाइड्रेट मीन शर्करा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि यार हमने ये डायग्राम बनाया था, कहां गया, आजा एक बार, आजा। मैंने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में हमने लिपिड दिखाया, हां सर। प्रोटीन दिखाया, हां सर। प्रोटीन की बातें अभी करिए, नहीं सर। पहले कार्बोहाइड्रेट की कर लेते। इधर देखिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा जो है वो किससे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है कार्बोहाइड्रेट। ऐसी दिखाई गई है किसमें, हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में। अगर आप देखेंगे यहां पर तो एनसीईआरटी के डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से, ये येलो कलर की दिखा रखी है। डन। अब फोकस कर इस डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो शर्करा है ये किससे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है सर, इस धागे से, ये इस धागे से, ये इस धागे से, ये लाल रंग का जो धागा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखे हुए, ये है प्रोटीन। यानी शर्करा जो है, ये शर्करा जो थी जिसको मैं नीले रंग से दिखा देता हूं, ये शर्करा किससे जुड़ रही है सर, प्रोटीन से जुड़ रही है। मैंने कहा हां, और इधर देख, और इधर देख, और इधर देख सर, ये शर्करा नीले रंग की किससे जुड़ रही है, ये लाल रंग का कौन है सर, ये भी प्रोटीन है। मैंने कहा हां बिल्कुल। और देख, और देख, और देख, ये जो हरे रंग की दिखा रखी है मेरे भाई, ये भी देख, यहां पर देख, ये है वापस से शुगर। ये किससे जुड़ी है सर, इस संरचना से। ये संरचना जो है ये कौन है सर, लिपिड। डन। तो हमने यहां पर क्या बोला, हमने यहां पर बोला कि भैया ये जो शर्करा जो थी, ये शर्करा ये किससे जुड़ रही है सर, शर्करा जो है यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन से भी जुड़ती है और सर वो लिपिड से भी जुड़ती है। डन। क्लियर है। शर्करा किससे जुड़ रही है सर, प्रोटीन से भी जुड़ती है और लिपिड से भी जुड़ती है। अब इधर देखना, अब अगर शर्करा को अगर मैं प्रोटीन से जोड़ता हूं तो इनके जुड़ने से जो संरचना बनती है उसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन कैसा है भैया, प्रोटीन शब्द तो समझ में आ गया, प्रोटीन शब्द तो समझ में आ गया कि प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन के आगे ग्लाइकोवर्ड, ग्लाइकोवर्ड किससे आया है, शर्करा। एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन, नाम सुना होगा। हालांकि ग्लाइकोजन नहीं है, ये ग्लाइकोवर्ड किससे संबंधित होता है, शर्करा से। तो हमने शर्करा को किससे जोड़ दिया, प्रोटीन से जोड़ दिया है। और शर्करा जब प्रोटीन से जुड़ जाती है तो जो संरचना बनती है उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप खुद सोचिए, अगर शर्करा लिपिड से जुड़ेगी तो क्या बोलूंगा मैं उसको, सोचो। अगर शर्करा लिपिड से जुड़ेगी तो उस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा, फटाफट जल्दी से मुझे बताइएगा। वेल डन नेहा, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम दूंगा, ग्लाइकोलिपिड। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने ये पढ़ा है, क्या ये मैंने आपको बताया था, हां सर। सोच, ग्लाइकोलिपिड आया था कहीं, हां सर। 3 प्रकार के लिपिड थे, हां सर, जिसमें से एक कौन था, फॉस्फोलिपिड, एक कौन था, कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा कौन सा था, यही तो था ग्लाइकोलिपिड।
आई बात समझ में? तो ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? जब शर्करा किससे जुड़ जाती है? लिपिड से जुड़ जाती है तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड। और शर्करा जब प्रोटीन से जुड़ जाती है तो क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर फटाफट, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या मिल रहा है तो आप मुझे बताइए क्या क्या मिल रहा है? लिपिड मिल रहा है? हां सर। प्रोटीन मिल रहा है? हां सर। कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं? हां सर। यही बोला था ना हमने? हां जी। अब लिपिड कौन सा मिल रहा था? सर फॉस्फोलिपिड मिल रहा था? हां सर। फॉस्फोलिपिड मिल रहा था? हां सर। और लिपिड के साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दूं तो क्या बन रहा था सर? ग्लाइकोलिपिड। डन। और कौन सा मिल रहा था सर? लिपिड। और कौन सा मिल रहा था सर? कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था। 3 प्रकार के लिपिड हो गए। ये वाला लिपिड कैसे बना था? जब कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ी थी सर? लिपिड से। हां जी। प्रोटीन जो है मिल रहे थे? हां सर। कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गए थे तो क्या बना था सर? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मिल रहे थे? कौन से प्रोटीन मिल रहे थे सर? ग्लाइकोप्रोटीन मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? हां जी। बोलो। तो आपसे अगर पूछे कि भैया कोशिका झिल्ली में कौन से प्रोटीन मिलते हैं, आप क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोप्रोटीन। कोशिका झिल्ली में कौन से लिपिड मिलते हैं? आप बोलेंगे 3 प्रकार के, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड मिलते हैं। खत्म। क्लियर है? ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। एक एक चीज बता रहा हूं, अगर फोकस होएगा यहां पर। सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर नए हो तो बेटा पहले पुरानी क्लास देखना, उसके बाद ऐसे कमेंट करना, ठीक है? अगर नए हो तो पहले पुरानी क्लासेस देख लो। आज 10वां लेक्चर है, 9 लेक्चर तक क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। डन यहां तक की बात। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ये था 7वां बिंदु। 8वें बिंदु पर बढ़ते हैं और 8वां बिंदु जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो पढ़ने वाले हम प्रोटीन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला बिंदु प्रोटीन से संबंधित। हां जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, प्रोटीन जो है क्या वो लिपिड के अंदर गति कर रहे हैं, नियमित के अनियमित? लिपोप्रोटीन बोला जाता है अर्शन उसे। यस लवकुश, बहुत बढ़िया। हां जी, जल्दी से मुझे बताइए, प्रोटीन जो है क्या वो लिपिड के अंदर गति कर रहे हैं, नियमित के अनियमित? सर अनियमित गति करते हैं। वैसे आप जानते हैं, फिर भी लिख देता हूं। लिपिड की द्विस्तर में अनियमित गति करते हैं। अब कौन सी गति होती है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, आएगा, अभी आएगा। कौन सी गति होती है? अभी इतना सा कि अनियमित गति होती है। किस प्रकार की गति होती है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी थोड़ी देर में आएगा। चलिए दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोटीन जो होते हैं, हमने जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, देखने के बाद हमने इनको कोशिका से अलग किया। किसको? प्रोटीन को अलग जब हमने किया, जब सेल मेम्ब्रेन लिख दूं कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को अलग किया तो ये 2 प्रकार के निकले। क्या बोला हमने? जब हमने सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को अलग किया, उनको जब अलग किया तो कितने प्रकार के निकले? सर 2 प्रकार के निकले। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। एक है जिनका नाम है परिधीय प्रोटीन, अंग्रेजी में इनको पेरिफेरल प्रोटीन बोला जाता है। या इनको एक और नाम दिया जाता है बाह्य प्रोटीन, अंग्रेजी में एक और नाम एक्सट्रिंसिक
प्रोटीन कहा जाता है। और दूसरे थे हमारे अंगभूत प्रोटीन, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया जाता है। इंटीग्रल अंतः प्रोटीन, जिनको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में जो वर्ड मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे वो भी देख लीजिए। हमारी एनसीईआरटी में जो वर्ड मिलेगा प्रोटीन से संबंधित वो ये वर्ड मिलेगा। एक मिलेगा परिधीय, बाह्य नहीं मिलेगा। एक मिलेगा अंगभूत, अंत्य नहीं मिलेगा। लेकिन मीनिंग क्या है इस चीज का? मीनिंग क्या है याद रखना। क्या? परिधीय प्रोटीन जो बाहर की तरफ मिल रहे, परिधि पर मिल रहे हैं। अंगभूत जो अंदर की तरफ मिल रहे हैं। किसमें? अब कहां कैसे कैसे मिल रहे हैं वो जरा इधर देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, इधर फोकस करिएगा। ये जो डायग्राम मैंने कल बनाया था, इस वाले डायग्राम में आराम से देखना, तसल्ली से देखना। पिंक कलर के आपको प्रोटीन दिखाई दे रहे, पिंक कलर के ये वाले, ये कहां पर दिखाई दे रहे हैं? क्या ये लिपिड की स्तर के बाहर परिधि पर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं? सोचो। ये पिंक कलर के जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, गुलाबी रंग के जो प्रोटीन बाहर ये दिखाई दे रहे हैं, ये 5 जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहां दिखाई दे रहे हैं? इस लिपिड स्तर के बाहर दिखाई दे रहे हैं, इसकी सतह पर दिखाई दे रहे हैं, इसकी पेरिफेरी पर दिखाई दे रहे हैं, इसकी परिधि पर दिखाई दे रहे हैं। हां, तो इनको हम क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। क्या नाम देते हैं सर? परिधीय प्रोटीन नाम देते हैं। डन? क्लियर है? अब मैं प्रश्न पूछूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना। ये जो परिधीय प्रोटीन जो होते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं सारे प्रोटीन्स की बात करूं, इन दोनों प्रोटीन्स की, 2 प्रकार के ना, इन दोनों प्रकार में 30% जो होते हैं वो ये होते हैं, और अराउंड 70% प्रोटीन्स जो होते हैं वो ये होते हैं। यानी ज्यादा कौन से होते हैं? अंगभूत होते हैं। भूत समझ में आया? हर्ष सरोज, समझ में आया? ज्यादा कौन से होते हैं? अंगभूत जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली किससे? इनसे। ये जो होते हैं ये कितने होते हैं भैया? याद रखना, ये जो होते हैं ये 30% होते हैं। ये डाटा हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर याद रख सकते तो याद रख लेना। ज्यादा कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। कंपैरेटिवली ये क्या होते हैं? कम होते हैं। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ इनमें से इन दोनों को हमने किस आधार पर अलग किया था, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। नाम लिखते जाइएगा। सौम्या यादव, हाँ जी, सौम्या यादव, हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, हमने ये जो 2 प्रकार के प्रोटीन जो थे हमने किस आधार पर अलग किया था? किस आधार पर अलग किया था? जगह के आधार पर, जुड़ने के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, प्लेस के आधार पर, मोशन के आधार पर, गति के आधार पर। वेल डन प्रियांगी पटेल, वेरी गुड। एक बालिका ने आंसर दिया है। तुम ध्यान से सुनते तक नहीं हो। यहां क्या लिखा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन को अलग किया गया था, तो ये 2 प्रकार के थे। किस आधार पर? अलग करने के आधार पर। यह है प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा, साफ साफ लिखा हुआ है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन को अलग करने के आधार पर यह अलग किया गया, तो ये कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। बस हमें रटा रटाया ज्ञान लेना है, ध्यान से सुनना तक नहीं है। किस आधार पर किया गया? अलग करने के आधार पर। और ये ले तेरा प्रश्न 2017 में भी पूछा गया है। कर इस प्रश्न को। हालांकि मैं ये लास्ट में कराता। अरे क्या हो गया भाई? हेलो, कोई है इधर? कोई है इधर?
वहां क्या कर रहे थे? ये देख भाई क्या हो गया। वापस से डालना एक बार इसी को नया वो पेज पे। अरे तो उसी को कॉपी कर ले यार। मिनिमाइज करना मतलब वैसे करना, छोटा करना। हाँ जी, डन। क्लियर है कि अंगभूत और परिधीय प्रोटीन का वर्गीकरण किस आधार पर किया? किस आधार पर किया? प्रोटीन के आकार के आधार पर, अलग करने की सुविधा के आधार पर, कार्य की सुविधा के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलग करने के आधार पर। सर क्या ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? पढ़, ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ना। क्या ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इधर पढ़ना, इधर पढ़ना, किधर पढ़ना, जरा यहां पर पढ़ना। फिर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुम बोलते हो ना एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ये रहा एनसीईआरटी। क्या लिखा हुआ है? यहां से पढ़ना। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर अंगभूत और परिधीय प्रोटीन में विभक्त किया गया है। समझ में आया? क्लियर है? दंडना दंडन इतनी सी बात कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजों में मेरे को लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं। क्या गलती कर रहा हूं? कि मैं आपको यहां पर जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसी टाइम करा रहा हूं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, मैं पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चंस दूं, जाओ भैया घर पर करो ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी कसरत के। जब तुमसे नहीं होएगा, तुम्हारा गलत होएगा, तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें लगेगा ये पॉइंट था। तो याद रखना, अलग करने की सुविधा के आधार पर हमने क्या किया था? प्रोटीन्स का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। किसका वर्गीकरण किया? प्रोटीन्स का वर्गीकरण किया। याद रखना, किसका? इन अंगभूत और परिधीय प्रोटीन का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? अलग करने की सुविधा के आधार पर करते हैं। सर अलग करने की सुविधा का मतलब, हे भगवान भाई कैसे बताऊं अलग करने की सुविधा? भाई तेरे सिर पर बाल हैं? हाँ सर, मैंने तेरा ये बाल निकाला, अलग किया, अब मैं अलग कर रहा हूं। अगर आसानी से अलग हो गया तो ओहो सुविधा थी मेरे को अलग करने की। नहीं हो रहा, बहुत ही कठोर है तेरे बाल, नहीं हो रहा अलग। यानी कुछ ऐसे बाल हैं जो आसानी से अलग हो गए, कुछ ऐसे जो आसानी से अलग नहीं हुए। तो अलग करने की सुविधा के आधार पर हमने तेरे बालों को दो कैटेगरी में बांटा, एक है कठोर बाल और एक है कोमल बाल। अब समझ में आ गया अलग करने की सुविधा का मतलब? अरे मोरी मैया, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर या अलग करने के आधार पर दो भागों में बांटा, एक परिधीय प्रोटीन और एक अंगभूत प्रोटीन। अब मुझे बताइए कौन आसानी से अलग हो जाएगा? इनमें से कौन आसानी से पचक 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 आसानी से अलग हो जाएगा? अब जो अंदर फंसे पड़े हैं, क्या वो आसानी से अलग हो पाएंगे? नहीं सर। तो कौन आसानी से अलग हो गया? सर ये जो परिधीय प्रोटीन है ये आसानी से अलग हो जाते हैं। लिख दूं, आसानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आसानी से अलग नहीं होते हैं। डन। चले, अंगभूत का मतलब किसी के अंदर मिलना। ठीक है जी, चलिए ये तो चीज समझ में आ गई है कि ये आसानी से अलग हो जाएंगे, ये आसानी से अलग नहीं होंगे। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, लेकिन एक प्रश्न आया था, बहुत पहले आया था, अभी नहीं आया था, बहुत पहले आया था। ये जो परिधीय प्रोटीन जो होते हैं, जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये परिधीय प्रोटीन कहां पर ज्यादा होते हैं? बाहर ज्यादा होते हैं कि अंदर ज्यादा होते हैं? जैसे मैं यहां पर जरा देखना, यहां पर बना रहा हूं, ये हमारी ये रही, मैं परिधीय प्रोटीन बना रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया ना? परिधीय प्रोटीन जो लिपिड के बाहर मिलेंगे,
अब वो बाहर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकते हैं। इतना तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना प्रभु, इतनी सी बात। ये परिधीय प्रोटीन यहां पर भी है, अंदर की तरफ भी। इस लिपिड की, ये जो लिपिड की जो स्तर है इसके बाहर, इस लिपिड की स्तर के इस इधर की तरफ भी बाहर है ना। अब किधर की तरफ ज्यादा है, कोशिका के बाहर की तरफ ज्यादा है कि कोशिका के अंदर की तरफ ज्यादा है? तो याद रखना कहां पर ज्यादा होते हैं, भूल मत जाना, अंदर की तरफ ये कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना ये एंजाइम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह फंक्शन करते हैं? एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है क्या, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट वन जिसका नाम होता है राइबोजाइम, जो एक आरएनए होता है। जितने भी प्रोटीन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन के। ये प्रोटीन थे और ये प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं। अब एंजाइम की जरूरत कहां ज्यादा है, कोशिका के अंदर ज्यादा है कि कोशिका के बाहर ज्यादा? सर कोशिका के अंदर ज्यादा, इसीलिए अंदर की तरफ ये क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसीलिए इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने ज्यादा कहां बनाए हैं? अंदर की तरफ बनाए, कंपैरेटिवली बाहर से। तो ये चीज एक्स्ट्रा है, याद रख सकते हैं तो रख लेना, नहीं याद रख सकते तो गोली मार दो, कोई बात नहीं। मेरा कर्तव्य था आपको बताना, इसलिए बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते तो याद रखना कि ये परिधीय प्रोटीन जो होते हैं कोशिका की तरफ ज्यादा होते हैं। याद रखना, कोशिका की तरफ ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं अंगभूत या इंट्रिन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। या पहले यहां पर एक बिंदु लिख देता हूं, परिधीय प्रोटीन की संख्या कोशिका के भीतर की तरफ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वे एंजाइम के समान कार्य करते हैं। किसके समान कार्य कर रहे हैं? एंजाइम की तरह कार्य कर रहे हैं। सर इंग्लिश मीडियम का बैच कौन सा है? कोई सा नहीं है, हिंदी मीडियम का ये बैच। चलिए जी, डन, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, मेन है ये वाला प्रोटीन। आप में से किसी बच्चे ने पूछा सर ये ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, इसका कोई रीजन है? यस, रीजन है। सर इसका कोई रीजन है कि ये ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? हाँ रीजन है प्रभु। क्या रीजन है? मैंने कहा आइए पढ़ते हैं। मैंने कहा हम पढ़ने वाले हैं अब अंगभूत, जिसको हमने इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन बोला। ठीक है ना? हाँ जी सर, अंगभूत प्रोटीन का डायग्राम में अभी बता रहा हूं, रुक जा छोटू, बहुत जल्दी हो रही है तेरे को। ये अंगभूत प्रोटीन जो है ये भी दो प्रकार के हैं। ये अंगभूत प्रोटीन भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है पूर्ण और एक है आंशिक। कौन से? एक है पूर्ण अंगभूत प्रोटीन और एक है आंशिक अंगभूत प्रोटीन। अब सर ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? मैंने कहा डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से तेरे को बताऊंगा। इस डायग्राम को देख, आसानी से देख, और इस डायग्राम को देखने के बाद जरा देख इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो पूर्णतः लिपिड के स्तर के अंदर फंसा पड़ा है और कौन है जो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा नहीं फंसा पड़ा है। पूरा का पूरा मीन्स कि थोड़े से भाग में है, पूरे लिपिड की स्तर में नहीं फंसा पड़ा। अब इस नीले वाले को देख, इस नीले वाले को आराम से देखना, इस नीले वाले को। क्या ये पूरी की पूरी लिपिड की जो यहां से यहां तक की स्तर है, इस पूरी लिपिड की स्तर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सोचो, ये नीला वाला यहां से लेकर यहां तक लिपिड की पूरी दोनों स्तरों के अंदर फंसा पड़ा है। हां सर, यानी पूर्णतः मिल रहा है। हां सर, लेकिन जरा लाल वाला देख, क्या ये पूर्णतः मिल रहा है? नहीं सर, ये तो केवल इतने से हिस्से में मिल रहा है। ये लाल वाला केवल इतने से हिस्से में मिल रहा है।
तो इनमें से कौन सा होएगा सर? ये वाला जो होएगा ये कहलाएगा पूर्ण अंगभूत, और ये वाला जो होएगा ये क्या कहलाएगा? आंशिक अंगभूत। ध्यान से सुन लो रे, ध्यान से सुन लो, समझने की कोशिश करो, फालतू की चीज नहीं। दो प्रकार के अंगभूत, एक जो पूरी की पूरी लिपिड के स्तर में फैला पड़ा रहे वो है पूर्णतः अंगभूत, एक लिपिड के स्तर में कुछ जगह पर अंदर है, कुछ जगह पर अंदर की तरफ है, पूरी की पूरी लिपिड स्तर में नहीं है, ये कहलाते आंशिक, ये कहलाते पूर्ण अंगभूत। डन? समझ में आ गया? अब इधर देखना, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां पर ये जो पूर्ण अंगभूत हैं इनकी अगर मैं परसेंटेज देखूं तो मात्र 10%, 10 से 15% होते हैं, जबकि ये जो आंशिक अंगभूत होते हैं ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अराउंड 85 to 90% जो होते हैं वो ये होते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये है इंपॉर्टेंट। 85 to 90% जो मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, मात्र 10 से 15% मिल रहे हैं। कौन से? आपके आंशिक अंगभूत। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? ये पूर्ण अंगभूत। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक चीज का रीजन है और उसका आंसर भी है। ये ज्यादा क्यों है, इनकी मात्रा ज्यादा क्यों है? मैंने कहा ये समझते हैं। सर ये ज्यादा क्यों है? मैंने कहा आइए समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो पूर्ण अंगभूत जो होते हैं, ये जो पूर्ण अंगभूत होते हैं मेरे भाई, उल्टा लिखा है सर, मैंने सही कर दिया, सही कर दिया। वेल डन पूजा सराही सर, परिवहन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो पूर्ण अंगभूत प्रोटीन जो होते हैं इनको पारकला प्रोटीन कहा जाता है। मेरे साथ साथ नोट्स में लिखते जाइएगा, पारकला प्रोटीन कहा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। आपको लग रहा होगा एनसीईआरटी से बाहर है, कुछ नहीं होएगा एनसीईआरटी से बाहर, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर ध्यान से सुनोगे। इनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। किसको? पूर्ण अंगभूत जो थे ये कहलाते ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इनको हम नाम देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, अरे यार सुन ले मेरे भाई, ध्यान से सुन ले, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के हैं। एक का नाम होता है टनल प्रोटीन और एक का नाम होता है कैरियर प्रोटीन। तेरे को लग रहा है सर ये तो बहुत ज्यादा एक्सेस में, कोई एक्सेस में नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस्ड चीज है। अभी बताऊंगा कैसे एनसीईआरटी को लिंक करेगा। क्या बोला हमने? ये जो पूर्ण अंगभूत जो थे, मैं वापस से लिख रहा हूं, पूर्ण अंगभूत जो थे, इन पूर्ण अंगभूत को हमने बोला है पारकला प्रोटीन। और ये पारकला या पूर्ण अंगभूत जो है ये हमारे दो प्रकार के, एक का नाम है टनल प्रोटीन और एक का नाम है हमारा वाहक या कैरियर प्रोटीन। अब ये वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन वापस से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वापस से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? ये वाहक। एक होते हैं पंप प्रोटीन, एक होते हैं पंप प्रोटीन। हाँ जी सर टाइम हो गया, नहीं टाइम नहीं हुआ है मेरे भाई। एक है पंप प्रोटीन और एक है चैनल प्रोटीन। एक है पंप प्रोटीन और एक है चैनल प्रोटीन। अब मैं तेरे को बता दूं, तेरी एनसीईआरटी में जो शब्द तेरे को मिलेगा वो मिलेगा ये,
और ये बताने के लिए मेरे को ये पूरी कहानी गढ़नी पड़ी थी, सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए। अगर मैं ये बताऊंगा तो ये भी बताना पड़ेगा, 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 ये सब कुछ बताना पड़ेगा। सर क्वेश्चंस कब करवाओगे? एक बार पढ़ ले बेटा, पहले पढ़ाई कर ले एक बार, ध्यान से सुनना। क्या बोला हमने बोला कि पूर्ण अंगभूत प्रोटीन का मतलब क्या थे? जो पूरी लिपिड की झिल्ली में फंसे पड़े थे। अंशिक कौन से थे? जिनका थोड़ा सा अंश जो था वो लिपिड की झिल्ली में फंसा हुआ था। थोड़ा सा अंश फंसा हुआ है, पूरे के पूरे फंसे हुए हैं। अब जो पूरे के पूरे फंसे हुए हैं उनको हमने पारकला प्रोटीन बोला, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला, जो दो प्रकार के टनल प्रोटीन और कैरियर। अब कैरियर दो प्रकार के, एक है पंप और एक है चैनल। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो टनल प्रोटीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किस चीज में? ध्यान से सुनना, सुसाध्य विसरण में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये पंप प्रोटीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं सक्रिय परिवहन में। कौन से परिवहन में? सक्रिय परिवहन में, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जो इस बैच में जो ड्रॉपर है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं भी थोड़ी सी चीजें घुस नहीं पा रही होंगी, लेकिन टाइम के साथ सारी की सारी चीजें आएंगी। एक दिन में तुम आइंस्टीन नहीं बन जाओगे, आएंगी। चैनल प्रोटीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं बेटा जी, याद रखना, आपके सामान्य विसरण या सिंपल डिफ्यूजन बोल देते हैं, सामान्य विसरण के साथ साथ सुसाध्य विसरण में भी। अब चीज सर समझ में नहीं आई, सर ये चैनल प्रोटीन, पंप प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ये सुसाध्य विसरण क्या है, सक्रिय परिवहन क्या है, सामान्य विसरण, सुसाध्य विसरण ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक ही बार में प्लीज समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ये झिल्ली है कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली में मेन कौन था? सर लिपिड था। क्यों सर? क्योंकि तरलता दे रहा था, और उस लिपिड में कहीं ना कहीं जो पूंछ जो थी वो कैसी थी? सर अध्रुवीय थी। इतनी सी बात समझ में आ रही है? ये अगर कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में मेन कौन था? लिपिड था, जो तरलता दे रहा था, जिसके बहुत सारे महत्व थे। इस लिपिड में जो पूंछ जो थी वो कैसी थी? अध्रुवीय थी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डन। अब मैंने तेरे से कहा सोच समझकर मुझे बताना, अगर बाहर कोई अणु है ये जिनकी सांद्रता जो है बहुत ज्यादा है बाहर, और अंदर की तरफ जो है उसकी सांद्रता कम है, सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन, उनकी संख्या कम है। तो अब आप मुझे बताइए, ये बाहर से अगर अंदर आ जाएं, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आ जाएं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाएं, है ना, बिना किसी सहायता के, बिना किसी के आ गए, बस इस बैरियर को, इस रोधक को पार करके सीधा आ गए। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सामान्य विसरण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सामान्य विसरण। डन। सामान्य विसरण बोला जाता है, सिंपल डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो आ रहे हैं, जरा दिमाग लगाइए, किस में घुलते होंगे? क्या ये लिपिड सॉल्यूबल होंगे या जल में घुलनशील होंगे? क्या ये जल में घुलनशील होंगे या लिपिड में घुलनशील होंगे? आराम से सोचना। ये अगर आराम से यहां पर आ गए हैं तो ये किस में घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे कि लिपिड में घुलनशील होंगे? जरा दिमाग लगा। और अगर नहीं लगा सकता, मैंने तेरे को कल बताया था लिपिड दो प्रकार के हैं, एक होता है वसा और एक होती है तेल। मान ली ये जो यहां पर जो लिपिड मिल रहा है वो तेल है, जस्ट इमेजिन, और ये जो चीज आ रही है ये भी तेल है, तो तेल तेल में घुलकर आ जाएगा। हां सर, लेकिन अगर ये तेल ना होकर जल में घुलनशील होते, क्या ये अंदर घुलकर आ जाते? नहीं सर।
तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये किसके होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे कि जल में घुलनशील होंगे। सर ये लिपिड में घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील नहीं होंगे, तभी ये आसानी से यहां पर आ जाते हैं। तो पहला बिंदु याद रखना, जो अध्रुवीय अणु हैं कौन से हैं। अब ये जो लिपिड सॉल्युबल जो होंगे ये कैसे होंगे सर, अध्रुवीय। क्यों, क्योंकि लिपिड में जो पूंछ जो होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। हां सर, तो अध्रुवीय में घुलकर आ गया, हां सर आ गया। लेकिन इमेजिन कर, सोच, अगर मैं तेरे से कहूं कि भैया इस लिपिड की यहां पर अध्रुवीय है और जो अब आने वाले हैं वो जल में घुलनशील है और उनको यहां पर आना है, क्या वो आ सकते हैं? सर विसरण तो गैस में होता है बेटा, विसरण जो है गैस में भी होता है, तरल में भी होता है, ठोस में भी होता है। याद रखना, ये 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में ये चीज बता दी जाती है कि विसरण डिफ्यूजन जो है वो गैस का भी होता है, सॉलिड का भी होता है और लिक्विड का भी होता है। मेरे भाई कौन है, कुर्मी साहब। सोचिए, ये जल में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है सर, ये जल में घुलनशील है। क्या ये आ जाएंगे? नहीं सर, ये नहीं आ पाएंगे। और जब नहीं आ पाएंगे तो ये झिल्ली कह रही है मैं तो तेरे को भेजूंगी। अब किसकी सहायता से भेजेगी सर, यहां पर मिल रहा था टनल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिल रहा था सर, टनल प्रोटीन मिल रहा था। ये टनल प्रोटीन जो आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये वाला जो था ना हमारा, ये टनल प्रोटीन था जो हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिखाया गया है। आ भैया ये रहा, ये है देख, ये वाला टनल प्रोटीन, ये है टनल प्रोटीन। और ये टनल प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है, सुसाध्य विसरण में हेल्प करेगा, यानी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सुसाध्य का मतलब ही क्या होता है, सुसाध्य का मतलब ही क्या होता है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि मैंने हेल्प करी है तेरे को अंदर आने के लिए। अब कैसे हेल्प करता है, आप पूछेंगे सर कैसे हेल्प करता है, इसमें होती है गति। सर कैसी गति होती है, इसमें होता है पिंग पोंग मूवमेंट। वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा क्या, कि ये इस तरीके से होता है टनल प्रोटीन, ठीक है। ये टनल प्रोटीन इस तरीके से खुलता है, तो जो जल में घुलनशील जो थे ना पदार्थ वो इसके अंदर बीच में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आने के बाद ये धीरे धीरे इसमें गति होती है, किसमें, इन प्रोटीन में। और ये फाइनली मटेरियल कहां आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। तो बाहर से अंदर की तरफ आता है। ये जो गति होती है इसको हम पिंग पोंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंग पोंग मूवमेंट। सुमित साहू मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फाइनल वार्निंग है तेरे लिए ये, आज और आखिरी। सुमित साहू, ठीक। कौन सी मूवमेंट है ये, पिंग पोंग मूवमेंट कहलाती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, डन डना डन डन, चलें आगे। अब इधर देखिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक होता है सामान्य विसरण, एक होता है सुसाध्य विसरण। तो सुसाध्य विसरण जो होता है, दोनों ही विसरण में जरा सोच, मटेरियल जो था कहां से कहां जा रहा था सर, उच्च सांद्रता से कहां जा रहा था सर, निम्न सांद्रता में जा रहा था। कहां से कहां जा रहा था सर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जा रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था। इस प्रकार के परिवहन को हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन। ऐसा परिवहन क्या कहलाता है, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन। अब मैंने आपसे बोला कि सर ये तो निष्क्रिय परिवहन हो गया, जिसमें एक है सामान्य विसरण, एक है सुसाध्य विसरण। अब मैंने बोला कि मान ले अगर जल को यहां से यहां जाना है, यह है जल और जल यहां पर कम था, जल को अगर यहां से यहां जाना है, जल को अगर यहां से यहां जाना है, तो जल जब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। तो याद रखना, परासरण क्या होता है, जब जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्लियर है। तो परासरण कराने के लिए
सुसाध्य विसरण कराने के लिए, सामान्य विसरण कराने के लिए आपके पास में क्या थे? प्रोटीन थे, जिसमें सुसाध्य विसरण कराने के लिए कौन था? टनल प्रोटीन था। सामान्य विसरण, सुसाध्य विसरण या परासरण कराने के लिए कौन थे? आपके चैनल प्रोटीन थे। यहां पर परासरण भी लिख देता हूं, परासरण। अब बचता है बस लास्ट, पंप प्रोटीन। सर पंप प्रोटीन क्या कराते? सक्रिय परिवहन। पंप प्रोटीन का उदाहरण याद रखना, पंप प्रोटीन के उदाहरण याद रखना, एक है सोडियम पंप प्रोटीन और एक है पोटेशियम पंप प्रोटीन। क्या बोला हमने? एक है सोडियम पंप प्रोटीन, एक है पोटेशियम पंप प्रोटीन। मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई यहां पर सोडियम था और यहां पर सोडियम है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सोडियम बाहर कम है, अंदर ज्यादा। सोडियम को यहां से यहां जाना है तो कैसे जाएगा? अपने आप जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कम सांद्रता है, अंदर ज्यादा सांद्रता है। तो क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी। वो एनर्जी कौन खर्च करेगा गुरु? तो यहां पर पाया जाएगा कौन? आपका प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? पंप प्रोटीन। तो पंप प्रोटीन क्या खर्च करेंगे सर? ये पंप प्रोटीन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में मॉलिक्यूल्स को यानी अणुओं को भेजते हैं और ऊर्जा खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं सर? ऊर्जा का उपयोग होता है। वो ऊर्जा कौन खर्च करते हैं? यही पंप प्रोटीन खर्च करते हैं। इतनी सी बात थी यहां पर। डन। ये था हमारा क्या? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जरा दिमाग लगा। सर कोशिका झिल्ली जो थी वो चयनात्मक पारगम्य थी। वो चयन कर रही है कि सोडियम को अगर भेजना है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में तो सोडियम पंप प्रोटीन काम करेंगे। पोटेशियम को भेजना है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, पोटेशियम पंप काम करेंगे। और अगर जल को भेजना है यहां से यहां तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जल को भेजना है या किसी और अणु को भेजना है या सामान्य रूप से भेजना है तो वहां पर कौन काम कर रहे हैं? आपके टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। तो टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन ये निष्क्रिय परिवहन में हेल्प करते हैं और पंप प्रोटीन आपके सक्रिय परिवहन में हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिका झिल्ली का काम क्या था? परिवहन कराना। इसीलिए हमने स्टार्टिंग जब करी थी कोशिका झिल्ली की तो क्या बोला था? ये चयनात्मक पारगम्य है। ये थी पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली। एक बार जरा प्रश्न कर लेते हैं जो कोशिका झिल्ली से संबंधित है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन करा दिया था, तीसरा क्वेश्चन करा दिया था, चौथा फटाफट ये भी आज हम लोगों ने कर लिया है, ये वाला भी कर लिया था, पांचवा करिएगा जरा जल्दी से। सर हायर क्लासेस में इससे भी डीप पढ़ाते हैं? ऑलमोस्ट इतना ही पढ़ाते हैं जितना मैंने तेरे को पढ़ाया है ना, इतना ही पढ़ाते हैं। इतना ये भी बहुत ज्यादा पढ़ाया मैंने तेरे को, इतना भी नहीं पढ़ाते हैं दोस्त। सर जीव अवस्था क्या है? अरे मोरी अम्मा, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोशिकीय संगठन मिलता है और उस कोशिका के अंदर उपापचय अभिक्रिया होती है, यानी कोशिका जीवित अवस्था में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव अवस्था। हाँ जी, कर लेंगे फटाफट। मानव में आरबीसी की झिल्ली में क्या होता है? गुंजा सिदार जो है फर्स्ट आंसर लगा रहे हैं। 40% प्रोटीन, 52% लिपिड। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त। कई लगा रहे हैं दूसरा, बाहर की और सिफेलिन, अंदर की और लेसिथिन। तुमने पढ़ा भी है सिफेलिन, लेसिथिन? लेसिथिन चलो पढ़ भी लिया होगा। सॉरी, लेसिथिन तो वैसे भी नहीं बताया मैंने तेरे को, है ठीक है। मतलब लेसिथिन देखा वर्ड आया, सिफेलिन तो नहीं आया ना। ये कैसे लगा दिया मेरे भाई? करेक्ट आंसर क्या होएगा? ये होएगा। अरे मेन ज्यादा कौन था? मैंने क्या कहा था? याद रखने के लिए आरबीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर लगाया, जो गलत लगा रहे हैं उनको बोल रहा हूं। मेरा नाम है पार्थ और पार्थ की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? पी से। पी मींस प्रोटीन। और ज्यादा कौन मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा आरबीसी में 52%। जो ज्यादा मिलेगा वो मैं हूं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। लेसिथिन और सिफेलिन की तो हमने बात ही नहीं करी है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न जल्दी से। सर न्यू सेल कितने टाइम में बनता है? डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म।
यीस्ट में 90 मिनट, हमारे अंदर 24 घंटे। सर ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़ाया, मन तो ऐसा कर रहा है शुभम कुर्मी तुम्हारे एक चांटा धर दे। कौन सी क्लास में? तो मेरे को सच्ची सच्ची बताना शुभम कुर्मी, रोज की रोज तेरे से बड़ा स्पैमर हमने नहीं देखा, भोंदूलाल नहीं देखा, स्पैमर नहीं भोंदूलाल। कल तेरे को एक लाइन बताई थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों समान है कार्यात्मक रूप से, संगठन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कल मैंने तेरे को बताया था। यूकैरियोटिक कोशिका में जहां पर कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था, वहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मिल रहा था? होपेनॉइड्स मिल रहा था। और मैंने बोला था ये बहुत डिटेल में है, और साफ साफ लिखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली समान होती है। फिर कह रहे सर आपने प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़ाया। प्रोकैरियोट्स में भी कोशिका झिल्ली पढ़ाई है, यूकैरियोट्स में भी कोशिका झिल्ली पढ़ाई है। तुम जैसे भोंदू जो आते हैं ना क्लास में, देखते नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में? यह है वनस्पति और जंतु कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। बिल्कुल ठीक। इसमें लिपिड द्विस्तर के रूप में मिलती है। बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन मौजूद होती है, समाकालित और ढीले रूप से जुड़ी होती है। लिपिड द्विस्तर के अंदर समाकालित मींस उसके अंदर भरी पड़ी होती है, और ढीले मींस जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो ढीले रूप से होगी वो कौन सी होगी? परिधीय है। और समाकालित मींस जो उसके अंदर समा गई है, यानी अंगभूत। तो ये भी सही है। प्रोटीन होते हैं? हाँ होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक समा जाते हैं यानी अंगभूत, और एक ढीले होते हैं जो परिधि पर होंगे। किसमें? लिपिड की द्विस्तर के साथ। बिल्कुल ठीक है। चौथा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कभी नहीं पाए जाते। बिल्कुल गलत हो गया, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते, तभी तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। डन। सातवां प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। कोशिका झिल्ली में कौन से रासायनिक संगठन बाद में खोजे गए थे? आप अच्छे तरीके जानते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये बाद में खोजे गए थे। ये 7 प्रश्न थे जो इस पेज से बन रहे थे। 6 नहीं 7 थे, जिसमें कल मैंने 6 दिखाए थे। एक्चुअली ये 7 थे, 7वां मैंने आज ही बनाया था। ठीक है, 7 थे ये, 6 नहीं थे। टोटल 7 थे जो पेज नंबर 131 से बन रहे थे। ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी से बन रहे थे 93। एनसीईआरटी पढ़ा करो दोस्त, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ा करो एनसीईआरटी। हाँ जी बोलो, महाकाल उज्जैन क्या पूछना है? तंत्रिका की आकृति कैसी होती है? बिंबाकार होती है, और कैसी होती है? विभाजित होती है, यानी शाखित होती है। बिंब का मतलब क्या होता है? डिस्क होता है। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी ध्यान से देखा करें। बिंब का मतलब मैंने डिस्क बताया था, और डिस्क या गोल आकृति जैसी। फास्ट रिपीट कर दीजिए बेटा, टाइम हो गया। अब आप फास्टली इसको रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को। सर इस संडे को टेस्ट नहीं होएगा, मैंने आपको कल भी बताया था। टेस्ट जो होएगा नेक्स्ट संडे को होएगा। चैप्टर तो खत्म होने दे मेरे भाई। कल मैं आपको प्लानर दे दूंगा। प्लानर मींस जितने भी चैप्टर है वो कितने लेक्चर में होने वाले हैं हमारे पूरे कोर्स के, वो प्लानर कल मैं आपको दे दूंगा। ये लिख देता हूं कि मैं आपको कल क्या दे दूंगा। कल हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। ये हमारा कोशिका झिल्ली थी। कल हम प्लानर जो है वो दे दूंगा, और टाइम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा मंडे से। मंडे से क्या टाइम होएगा? 3 से 4:30 जो है वो आपकी केमिस्ट्री होएगी। फिर 4:45 से 6:15 तक आपकी फिजिक्स होएगी, और 6:30 से 8:30 जो है वो आपकी बायो होएगी। ये आपका टाइम टेबल होने वाला है। प्लानर में आपको कल दे दूंगा, आपको पूरा का पूरा बायो का। सर डिस्क का मतलब क्या होता है? घर पे थाली है, थाली, थाली जैसी। सर ऐसा क्यों होता है कि आरबीसी जब मैच्योर होती है तो सारे कोशिकांग खत्म हो जाते हैं? रीजन है बेटा उसका क्या?
आरबीसी का मेन काम, आरबीसी के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा। अब ऑक्सीजन अगर अंदर जाएगी तो उसके लिए आरबीसी जो है वो गोल आकृति से कैसी हो जाती है? द्विअवतल हो जाती है। अब द्विअवतल क्यों हुई? ये क्यों मुड़ गई है? ये इसलिए मुड़ गई है क्योंकि मुड़ने से क्या बढ़ जाता है? क्षेत्रफल। और ये मैंने आपको एक दिन बताया भी था इसी चैप्टर में कि जब हम किसी चीज को मोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है किस चीज का? अवशोषण का। तो इसलिए जब ये अंदर की तरफ मुड़ती है तो सारे के सारे कोशिकांग खत्म हो जाते हैं, केंद्र खत्म हो जाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। ए स्टार बैच कोई नहीं है इस बार, सीधा सारे बच्चे समान हैं, सब कुछ सेम है, सबको उतना ही पढ़ाया जाएगा, सारे सेम है। ठीक है, सबको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सबको। परासरण क्या होता है? जब जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है। मैंने बोला कि मान ले ये इधर की तरफ जल ज्यादा है, इधर की तरफ जल कम है, जहां ज्यादा है वहां से अगर कम की तरफ जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम परासरण बोलेंगे। आरबीसी में कोशिकांग क्यों होते हैं? बावला तो नहीं हो गया? लैपटॉप में नहीं चलती है, मैंने पहले भी बोला था। शॉर्ट नोट्स के बारे में बताइए। कल मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपके बैच में ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं, आपको कैसे उसको निकालना है। 2024 का जो आरंभ बैच है उस आरंभ बैच में एनसीईआरटी संपूर्ण है, उसको खोलिए, उसके अंदर नोट्स है, उन नोट्स को शॉर्ट फॉर्मेट में भी है या नीट ओरिएंटेड है, वो आप उनको निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। हाँ जी सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोटीन हटा दे तो उसकी चयनात्मक पारगम्यता खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर, होमवर्क दे तो रहा हूं बेटा, कल भी आया है होमवर्क, आज भी आएगा होमवर्क तो हर क्लास में आ रहा है। एक क्लास में मैंने बोला था नहीं आया था, अभी तक देख लीजिए सारे के सारे लेक्चर में। एक लेक्चर ऐसा है जिसमें होमवर्क नहीं था क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, 17 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको याद हो। बाकी सारी क्लासेस में होमवर्क आए हैं, चेक करिए। हाँ, सारे चैप्टर की मिलेगी? हाँ जी, सारे चैप्टर की मिलेगी। चलो बाय 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 बाय, टाइम हो गया मेरे भाई, बाय 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 बाय। सर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की मोटाई कितनी होती है? बेटा एक मॉडल आया था डेनियल और डेवसन का, जिसने क्या बोला था कि 40 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 से 25, दो प्रोटीन की स्तर की थी, 20 से 25, 20 से 25, और बीच में जो थी वो 35 एंगस्ट्रॉम किसकी बताई थी? लिपिड की मोटाई बताई गई थी, लिपिड की 35 एंगस्ट्रॉम। इकोलाई क्या है? इकोलाई एक बैक्टीरिया, एशेरिकिया कोलाई बोलते हैं। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? जब कोई चीज अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मैंने यहां पर स्प्रे लगाई, तो जब स्प्रे लगाई तो वो जो सुगंधित कण थे यहां पर ज्यादा थे, थोड़ी देर बाद वहां पर जो बैठा है उसको भी सुगंध आने लग जाएगी, यानी वो सुगंधित अणु जो थे यहां पर ज्यादा थे, ज्यादा से कहां चले गए? कम चले गए। तो उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता में जाते हैं तो उस परिवहन को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। अच्छा, कल क्या करना है आपने? ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो थी इसको पूरा पढ़ना है, और कल आते ही मैं आपसे पूछूंगा कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई है। याद रखना, कल आते ही कोशिका झिल्ली में एनसीईआरटी को फटाफट मैं रिवाइज कराऊंगा आते ही, और पूछना क्या सर आप हमारे 15 मिनट खा गए। ठीक है, बाय 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 बाय।